तो अभी हम शुरू करने वाले हैं बच्चों एसी सर्किट्स। इसमें फ्रॉम द बेसिक सर्किट से स्टार्ट करेंगे और एलसीआर सर्किट तक जाएंगे। तो पहला जो सर्किट हमें डिस्कस करना है वो है प्योर रेजिस्टिव सर्किट, मतलब ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस हो। एक्चुअली एलसीआर सर्किट में 3 हमें एलिमेंट डिस्कस करने हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर। इंडक्टर मतलब सोलेनोइड एक तरह से। तो अभी हम पहले डिस्कस कर रहे हैं बेटा प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो प्योर रेजिस्टिव में हमने एसी सोर्स के साथ सिर्फ एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है, इसमें ना कैपेसिटेंस है ना कोई इंडक्टर है। तो अगर हमने यहां पर जो वोल्टेज अप्लाई किया वो ये किया, V इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब है V है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, V नोट है V की मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, और साइन ओमेगा टी मतलब ओमेगा टी उसका हो गया फेज। तो सर्किट में करंट कितनी होगी बेटा? करंट हम जानते हैं करंट इज इक्वल्स टू V बाई आर होनी चाहिए, और V हमने इतना लिया है तो V की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दोगे तो यहां से V नोट बाई आर को आप I नोट ले लो, मतलब I नोट की वैल्यू V नोट बाई आर करके निकालनी पड़ेगी। तो करंट की इक्वेशन क्या बन गई? I इक्वल्स टू I नोट साइन ओमेगा टी। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो और यहां से हम कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे। क्या कंक्लूजन्स? पहला कंक्लूजन तो ये बेटा, जैसे करंट है ये I नोट आपने क्या लिया? V नोट बाई आर, I नोट इक्वल्स टू V नोट बाई आर। अगर दोनों तरफ √2 से डिवाइड कर दोगे तो बेटा ये बन गया IRMS, ये बन गया VRMS, तो VRMS बाई आर। तो बच्चों VRMS इज इक्वल्स टू IRMS इंटू आर। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, VRMS इज इक्वल्स टू IRMS इंटू आर। ये है एसी सर्किट्स के लिए। ओके। दूसरी बात, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 0। यहां पे देखो, वोल्टेज का फेज डिफरेंस, फेज ओमेगा टी, करंट का फेज ओमेगा टी, तो दोनों का फेज सेम है तो डिफरेंस कितना हुआ? 0। तो यही तो हम कह रहे हैं। तीसरी बात, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बेटा हमेशा किससे बनता है? पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो हमने देखा कि वोल्टेज का जो एंगल है ओमेगा टी है, तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ ओमेगा टी कुछ एंगल मान लिया हमने और उसी डायरेक्शन में वी नोट बना दिया। अब हम कह रहे हैं कि करंट भी सेम फेज में है, क्योंकि फेज डिफरेंस 0 है तो दोनों सेम फेज में होगी। सेम फेज का मतलब है बेटा कि करंट का फेजर भी इसी डायरेक्शन में बनेगा, उसका एंगल भी ओमेगा टी ही होना चाहिए। तो ये डायग्राम है फेजर डायग्राम फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब जरा साइनसॉइडल कर्व देखते हैं बेटा। जब ये वाली वोल्टेज चलेगी सर्किट में V इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी, आप देख रहे हो साइन ओमेगा टी है तो साइन का फंक्शन है, तो टी जैसे जैसे चेंज करोगे तो साइन का ग्राफ बनेगा। तो हमने साइन का ग्राफ बना दिया V के लिए। लेकिन बच्चों करंट का भी एंगल इतना ही है ओमेगा टी, तो करंट का ग्राफ भी बिल्कुल सेम बनने वाला है। लेकिन V नोट और I नोट, जैसे ये है V नोट और यहां से यहां तक क्या है I नोट, ये V नोट और I नोट की वैल्यू अलग अलग होगी। तो पीक चेंज रहेंगे, लेकिन जहां ये 0, वहां जहां वोल्टेज 0 वहां करंट भी 0, जहां वोल्टेज मैक्सिमम वहां करंट भी मैक्सिमम, फिर से दोनों 0, फिर से दोनों मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन में, फिर से 0, मतलब दोनों एक साथ चलेंगे। ये है प्योर रेजिस्टिव के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बच्चों नेक्स्ट सर्किट है प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें एसी सोर्स के साथ सिर्फ कैपेसिटेंस लगा दें, कोई रेजिस्टेंस ना हो, कोई इंडक्टर भी ना हो। तो ऐसे केस में क्या होगा? करंट कितनी फ्लो करेगी, रेजिस्टेंस कितना होगा? एक्चुअली वो रेजिस्टेंस नहीं होगा, समझते हैं। मान लीजिए हमने अप्लाइड वोल्टेज जो यूज किया वो है V इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी। तो फेज कितना है? ओमेगा टी, V नोट मैक्सिमम वैल्यू और V उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है साइन कर्व की फॉर्म में। यहाँ कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में क्या होता है बेटा? C इक्वल्स टू क्यू बाई वी, तो Q इज इक्वल्स टू सी वी और V की वैल्यू हमने यहाँ रख दी तो Q आ गया हमारा सी वी नोट साइन ओमेगा टी। अगर इसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दें बच्चों तो करंट आ जाएगा, क्योंकि डी क्यू बाई डी टी हो गया ये, और सी वी नोट तो कॉन्स्टेंट है, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो बेटा ये बन गया आई इक्वल्स टू ओमेगा सी वी नोट, ओमेगा इधर ले लिया है, और कोस ओमेगा टी। कोस ओमेगा टी को तोड़ के हम क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो बेटा हमारी करंट की इक्वेशन ये बन गई।
यहां पर आप देखेंगे आई नोट हमने लिया है ओमेगा सी वी नोट, तो आई नोट हमने लिया ओमेगा सी वी नोट, अगर दोनों तरफ √2 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा IRMS, ये बन जाएगा VRMS। तो VRMS अपॉन IRMS लें तो 1 अपॉन ओमेगा सी आएगा, और हम जानते हैं VRMS अपॉन IRMS इक्वल्स टू क्या होता है, एक्चुअली रेजिस्टेंस होता है बच्चों। लेकिन इस केस में हम रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यूनिट इसकी भी ओम ही होगी। ये भी एक तरह से रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है, लेकिन एक्चुअल रेजिस्टेंस नहीं होता जैसा कंडक्टर का होता है, तो इसको हम रेजिस्टेंस नहीं कहते, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, और इसकी यूनिट भी ओम ही है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो XC इज इक्वल्स टू आता है बेटा 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई म्यू सी। तो XC और C दोनों के बीच में अगर कई बार ग्राफ आ जाता है बेटा कि XC और म्यू के बीच में रिलेशन बताओ, ग्राफ बताओ, तो आप देखोगे फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाएंगे तो XC कम होगा, तो इसका ग्राफ ऐसा से चलता है। दूसरी बात आप देखो, वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी और करंट का फेज है बेटा ओमेगा टी प्लस π/2। इसका मतलब करंट π/2 आगे है वोल्टेज से, तो हम कहेंगे करंट लीड्स द वोल्टेज बाई π/2। करंट वोल्टेज से π/2 लीड कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या हुआ, फाई इज इक्वल्स टू π/2। देखो इसमें से इसको माइनस करो, π/2 आ जाएगा, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस π/2। अब फेजर डायग्राम, वोल्टेज का जो फेज है वो है ओमेगा टी, तो बेटा ओमेगा टी कुछ एंगल बना के आपने वी नोट ड्रॉ कर दिया। जो करंट का फेज है ओमेगा टी प्लस π/2, मतलब इसमें π/2 और ऐड करो, ओमेगा टी पहले से ही π/2 और ऐड करो, तो ये हो गया करंट का। तो ये करंट का फेजर, ये वोल्टेज का फेजर, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस π/2। और आप देख रहे हो वोल्टेज का फेज ओमेगा टी, करंट का फेज ओमेगा टी प्लस π/2, मतलब आगे है। तो करंट लीड्स द वोल्टेज बाई π/2। साइनसॉइडल कर्व, जैसे ये आपने वोल्टेज के लिए बनाया क्योंकि साइन कर्व है बेटा, साइन कर्व है, साइन ओमेगा टी, तो साइन कर्व बना दिया। अब यहां से देखो करंट का क्या था, ओमेगा टी प्लस π/2 है साइन की फॉर्म में, लेकिन ऐसे शायद समझ में ना आए। आप यहां पे देखो ये कोस ओमेगा टी को ही तो हमने कन्वर्ट करके ये लिखा था, तो इसका मतलब कोस का कर्व आएगा बच्चे। तो कोस का कर्व कैसा होता है, मैक्सिमम से शुरू होता है ऐसा। तो ये जो कर्व है ये करंट के लिए, और ये ब्लैक वाला जो कर्व है ये वोल्टेज के लिए। आप देखोगे जिस वक्त वोल्टेज जीरो होगा उस वक्त करंट मैक्सिमम, जिस वक्त वोल्टेज मैक्सिमम उस वक्त करंट जीरो, मतलब दोनों साथ साथ जीरो या साथ साथ मैक्सिमम नहीं होते। इस फेज डिफरेंस का यही असर होता है कि जिस वक्त करंट मैक्सिमम होगी उस वक्त वोल्टेज जीरो, जब करंट डिक्रीज कर रही होगी वोल्टेज बढ़ रही होगी, मतलब दोनों के वेरिएशन कंटिन्यूअसली साथ साथ होते रहते हैं। एसी सर्किट का नेक्स्ट सर्किट है बेटा प्योर इंडक्टिव सर्किट, मतलब अब सर्किट में सिर्फ इंडक्टर होना है यानी सोलेनॉइड, ना रेजिस्टेंस होना चाहिए ना कैपेसिटेंस होना चाहिए बच्चों। तो इस केस में अगर हमने अप्लाइड वोल्टेज लगा दिया बच्चों V इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी, तो इस वोल्टेज की वजह से इसके अंदर एक इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा जो इस EMF का अपोज करेगा, मतलब अप्लाइड वोल्टेज का अपोज करेगा। ये हम लोग जानते हैं इंडक्शन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा है बेटा। तो जो इसके अंदर EMF डेवलप होगा वो इज इक्वल्स टू माइनस वी नोट होगा। क्यों होगा ऐसा, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है तभी ऐसा हो सकता है। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस हुआ तो फिर इसका वोल्टेज इससे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी कुछ वोल्टेज आनी है। लेकिन वैसा नहीं है, हमने आइडियल कंडीशन मान ली कि रेजिस्टेंस नहीं है, प्योर इंडक्टर है, तो बेटा जितना वोल्टेज आपने अप्लाई किया उतना ही EMF इसके अंदर इंड्यूस्ड होगा, लेकिन अपोजिट होगा। जब ये बढ़ रहा होगा वो घटाने की कोशिश करेगा, और जब ये घट रहा होगा वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो E इज इक्वल्स टू माइनस वी नोट, तो E इज इक्वल्स टू माइनस वी नोट साइन ओमेगा टी हो गया बेटा। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं इंडक्शन में E इज इक्वल्स टू होता है माइनस L di/dt। तो बेटा यहाँ से di निकाल लो, di इज इक्वल्स टू हो जाएगा वी नोट बाई L साइन ओमेगा टी dt। इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो ये बन गया बेटा I, और ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। अब बेटा इसको अगर हम कोस ओमेगा टी को कन्वर्ट करें साइन में तो ये आएगा साइन ओमेगा टी माइनस π/2।
ऐसा क्यों हुआ? देखो बच्चों, माइनस कोस ओमेगा टी है, इसको अगर मैं कोस ओमेगा टी को कन्वर्ट करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा भी हो सकता है और साइन पाई बाई टू प्लस थीटा भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन मुझे इस साइन को अंदर लेना है, ये साइन यहां पे पहले सही है, ये साइन यहां पे पहले सही है, इस कोस को चेंज किया, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं से माइनस को अंदर लूंगा, इस माइनस को अंदर लूंगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा, मतलब हम फिलहाल ले रहे हैं ओमेगा टी, तो ओमेगा टी रखो इसको, तो ये हो जाएगा बेटा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अगर इसमें माइनस अंदर ले दे तो बेटा ये बनेगा साइन माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब देखो इसको हम इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे माइनस ओमेगा टी आ रहा है। आप कैसे कहोगे कि ये वाली क्वांटिटी इससे आगे है या पीछे है? लेकिन इसको कह सकते हो कि इस क्वांटिटी में यहां पर फेस ओमेगा टी है, यहां पर पाई बाई टू पीछे है। तो हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू में और इस पूरी क्वांटिटी को ले लिया आई नोट। तो ये इक्वेशन बन गई आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब इससे कंक्लूड करो, एक तो ये कि बेटा आई नोट हमने क्या लिया, वी नोट बाई ओमेगा एल, तो आई नोट वी नोट बाई ओमेगा एल, रूट टू से यहां डिवाइड किया, रूट टू से यहां किया, ये बन जाएगा आई आर एम एस, ये बन जाएगा वी आर एम एस, वी नोट बाई रूट टू। तो क्या हो गया, वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस क्या आएगा हमारा, इस ओमेगा एल को इधर ले जाओगे तो ओमेगा एल हो गया। ओमेगा एल को हम बोलेंगे एक्सएल, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसकी यूनिट भी बेटा ओम ही होती है, ये भी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं कहते, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। और करंट लैग्स द वोल्टेज बाई पाई बाई टू। आप देखिए वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी, करंट का फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मतलब पीछे पीछे, मतलब करंट लैग करती है वोल्टेज से, तो हम कहेंगे करंट लैग्स द वोल्टेज बाई पाई बाई टू। इसलिए दोनों का फेज डिफरेंस कितना हुआ, पाई बाई टू। फेजर डायग्राम जब बनाओगे, देखो वोल्टेज का फेज हो गया ओमेगा टी, तो ओमेगा टी ले लिया बेटा इस बेस लाइन से, ये वी नोट हो गया। अब इससे पाई बाई टू पीछे, तो यहां से पाई बाई टू पीछे लेके जाओ, तो ये आ गई आई नोट। तो यहां से पाई बाई टू पीछे आना बेटा, तो ये बन गया फेजर। साइनसॉइडल कर्व पे आ जाओ, साइनसॉइडल कर्व में ये करंट ये वोल्टेज का है, क्योंकि वोल्टेज का साइन ग्राफ है साइन ओमेगा टी, तो आपने ये वोल्टेज का ग्राफ बना दिया। अब करंट का बनाना है, तो ये जो करंट का हमने बनाया आप इसके अनुसार देख सकते हो बच्चों, यहां कोस ओमेगा टी और माइनस में ग्राफ तो कोस ओमेगा टी होगा लेकिन उल्टा हो जाएगा, कोस ओमेगा टी का यहां से शुरू होता है, लेकिन माइनस साइन है तो हमने नीचे से शुरू किया है। ये करंट का ग्राफ है, आप देख रहे हो जहां पे वोल्टेज जीरो है वहां करंट अपोजिट में मैक्सिमम है, और जहां वोल्टेज मैक्सिमम है वहां करंट जीरो है, जहां वोल्टेज जीरो है फिर से वहां पे करंट मैक्सिमम लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो चलिए बच्चों, आज हम करेंगे एलसीआर सर्किट। ऐसा सर्किट भी जिसमें तीनों एलिमेंट हो, एल भी हो, सी भी हो और आर भी हो। ऐसे सर्किट में क्या फेज डिफरेंस आएगा, कितनी उसकी इंपीडेंस आएगी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है बेटा। ऐसे सर्किट में आप ये मान लो कि जब ये करंट फ्लो करेगी तो क्योंकि सीरीज में है सभी में करंट सेम होगी, तो हम शुरू में ये मान लेंगे लेट अस से कि सभी में जो करंट फ्लो कर रही है वो है आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो किसी भी टाइम पे करंट कितनी है, आई नोट साइन ओमेगा टी। अब इसके अनुसार इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज बताओ। तो वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस आर कितनी होगी, V इक्वल्स टू आई आर। हमने ये क्या लिया बेटा, ये मैक्सिमम वोल्टेज मतलब V नोट वाली वैल्यू है अक्रॉस आर, तो V नोट आर इज इक्वल्स टू आई नोट इंटू आर। और हम जानते हैं बेटा रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस जीरो होता है, तो V नोट आर इज इन फेज विद आई नोट। इसी तरह से मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस L, L के अक्रॉस कितनी होगी बेटा, V नोट L इज इक्वल्स टू आई नोट XL। अब जानते हो बेटा इंडक्टेंस की रिएक्टेंस जो होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज XL, तो आई नोट इंटू XL होगा, और वोल्टेज अक्रॉस L जो होगी दैट लीड्स द करंट बाई पाई बाई टू। तीसरा मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस C, अगर हमें C के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है कि मैक्सिमम पीक वैल्यू कितनी होगी, तो V नोट C इज इक्वल्स टू आई नोट इंटू XC, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और यहां पर बेटा हम लोग जानते हैं पहले से ही
कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करती है, तो वोल्टेज वी नोट सी लैग्स बाई पाई बाई 2। तो तीनों वोल्टेज हमने कैलकुलेट कर लिए और तीनों का फेज डिफरेंस देख लिया कितना कितना होता है। अब इसको लेके हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे बच्चों। फेजर डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। देखिए ये बेस लाइन ड्रॉ कर दी। सबसे पहले करंट के लिए बनाओ। करंट का एंगल ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी एक कुछ भी पर्टिकुलर एंगल बना के आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये फेजर हो गया करंट के लिए, आई नोट के लिए, ओ से ए तक का, दैट इज द फेजर फॉर करंट आई नोट। हमें बताना है कि रिजल्टेंट करंट जो होगी वो उसका फेजर किधर होगा। तो देखते हैं, वी नोट आर बेटा ये सेम फेज में है करंट के साथ, तो वी नोट आर ओ से बी तक का जो है ये वी नोट आर है, ये सेम फेज में है जिस फेज में करंट है, यानी दोनों का एंगल ओमेगा टी है। तीसरा, वी नोट एल जो है दैट लीड्स बाई पाई बाई 2। तो बेटा पाई बाई 2 आगे करंट से, करंट का ये है, करंट से पाई बाई 2 आगे, ये वी नोट एल हो गया। ओ से सी तक का दैट इज वी नोट एल, और वी नोट सी ये पाई बाई 2 पीछे, यहां से पाई बाई 2 पीछे, तो ओडी जो है दैट इज वी नोट सी। और हम ये मान के चलेंगे यहां पर फिलहाल कि वी नोट एल इज ग्रेटर देन वी नोट सी। तो आप देखो वी नोट एल इस तरफ है, वी नोट सी इस तरफ है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हुआ 180। आप वी नोट एल में से वी नोट सी माइनस कर दो तो दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, दिस मच, वी नोट एल माइनस वी नोट सी। तो आप वी नोट एल और वी नोट सी का जो डिफरेंस है उसका और वी नोट आर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करो। वो कैसे करोगे बेटा, ये दोनों वेक्टर हैं तो इसको इस तरफ मतलब इसको पूरा पैरेललोग्राम बना दो और इसका जो ये आया ये होगा रिजल्टेंट। इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालोगे तो ये आया वी नोट आर, तो वी नोट आर बेटा ये है, ये रिजल्टेंट है और करंट है ये, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट इज फेज डिफरेंस। तो इस पूरे डायग्राम से देखो इस ट्रायंगल को ओ बी एफ को, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ तो ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। यहां से ओ एफ क्या है, रिजल्टेंट वी नोट, ओ बी क्या है वी नोट आर, और बी एफ क्या है दैट इज वी नोट एल माइनस वी नोट सी। तो बेटा इसमें फिर इनकी जो वैल्यूज हैं वो यहां से उठा के रख दो, तो आप देखोगे वी नोट बाई आई नोट इक्वल्स टू ये आएगा, और v इज इक्वल्स टू आई आर की फॉर्म में अगर पढ़ोगे बेटा तो AC सर्किट में वी आर एम एस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू जेड होता है इम्पीडेंस। वी आर एम एस को हम लिख सकते हैं वी नोट बाई रूट टू, आई आर एम एस को लिख सकते हैं आई नोट बाई रूट टू इंटू जेड, तो ये कट गया, वी नोट बाई आई नोट जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू जेड। तो हमारी ये पूरी क्वांटिटी क्या बन गई जेड, दिस इज इम्पीडेंस, याद रखें बेटा दिस इज इम्पीडेंस, ये टोटल रेजिस्टेंस है एक तरह से, और इसकी यूनिट भी ओम ही होगी। अब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस ये फाई निकालना है, तो इसी ट्रायंगल में tan फाई ले लो बच्चों। tan फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बी एफ अपॉन ओ बी, और ये है वी नोट एल माइनस वी नोट सी, और ये है वी नोट आर, ये हमने लिख लिया। वी नोट एल और वी नोट सी और वी नोट आर ये हमने यहाँ पे आई नोट की फॉर्म में डाल दिए, आई नोट दोनों ऊपर नीचे से कट जाएगा बेटा, तो एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर बचेगा। तो यहाँ से हम फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं ये करंट है और ये वोल्टेज है, यहाँ करंट से हम आगे की तरफ चल रहे हैं, तो इसका मतलब वोल्टेज लीड कर रही है, और अगर हम इधर चलते हैं तो हम कहते हैं कि वोल्टेज लैग कर रही है। अभी फिलहाल करंट इस तरफ है, वोल्टेज इस तरफ है, तो वोल्टेज लीड कर रही है कितना, फाई से। तो इसलिए जब वोल्टेज की इक्वेशन बनाओगे तो वी इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, प्लस का मतलब है कि वोल्टेज लीड्स बाय फाई विद द करंट। आप देखो इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस आ रहा है, फाई का आ रहा है, क्योंकि ये ओमेगा टी प्लस फाई है और ये सिर्फ ओमेगा टी है। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा एलसीआर सर्किट में इम्पीडेंस और फेज डिफरेंस फाइंड आउट करने का तरीका। इसके बाद में हम देखते हैं कि रेजोनेंस की एक कंडीशन होती है बेटा, रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, जिसमें रेजोनेंस का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए जब हम कोई दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को एक साथ मैच कराते हैं तो उस वक्त एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जिस वक्त हो जाता है हम उसी को बोलते हैं रेजोनेंस। अभी फिलहाल अगर हम अपने केस में डिस्कस करें एलसीआर सर्किट्स में, तो
आप देखते हैं कि करंट का फॉर्मूला आई आर एम एस इक्वल्स टू वी आर एम एस बाई जेड, और इसको आई आर एम एस को आई नोट बाई रूट टू कर दो, वी आर एम एस को वी नोट बाई रूट टू कर दो, तो रूट टू कट जाएगा, तो आई नोट इक्वल्स टू वी नोट बाई जेड आएगा। जेड की वैल्यू होती है एलसीआर सर्किट के लिए। इसको अगर एक्सएल और एक्सी को और ओपन करोगे तो ये आएगा। तो आप देखोगे बेटा आई नोट और यहाँ ओमेगा की वैल्यू अगर पुट करें तो ओमेगा के साथ आई नोट चेंज होता है, ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है। मतलब जब ओमेगा बढ़ता है तो करंट का एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम हो गया, उसके बाद फिर डिक्रीज करता है। इस रिलेशन के अनुसार है बेटा ये ग्राफ, इस रिलेशन के अनुसार है। तो इसका मतलब करंट मैक्सिमम कहां पर हुई, मतलब ये करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कहां हुआ, इस फ्रीक्वेंसी पे। और ये कब हो सकता है, यहां पर देखो इस रिलेशन में आई नोट मैक्सिमम कब हो सकता है, जब इसकी वैल्यू मिनिमम हो, और इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब एक्सी और एक्सएल इक्वल हो जाएंगे। तो जब एक्सएल एक्सी इक्वल है तो आई नोट मैक्सिमम हो जाता है बच्चों। तो एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी मतलब ओमेगा एल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। यहां से आपने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2 पाई म्यू। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। कई बार इसको भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोल के चलते हैं, लेकिन ये एक्चुअली एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ये आ गई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, मतलब इस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट में करंट मैक्सिमम होती है, या करंट का एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होता है। क्लियर है बेटा। अब हमें यह समझना है कि रेजोनेंस की कंडीशन पे जहां पर करंट मैक्सिमम होता है और क्या क्या चीजें हैं जो पॉसिबल हो सकती हैं रेजोनेंस की कंडीशन में। तो हमने दिखाया कंडीशन एट रेजोनेंस, इसमें क्या क्या हो सकता है। अब ये बात समझ में आ गई बेटा, रेजोनेंस पे क्या होगा, करंट मैक्सिमम होगी। करंट मैक्सिमम कब होगी, वो सारी चीजें हम समझ रहे हैं यहां से। तो आई नोट इज मैक्सिमम कितनी हो जाएगी बेटा, आप देखो यहाँ पे एक्सएल और एक्सी को जब इक्वल करोगे तो ये पार्ट हट जाएगा, आर स्क्वायर का रूट बचेगा, स्क्वायर कटेगा तो आर बचेगा। तो हम कहेंगे आई नोट इक्वल्स टू क्या होगा, वी नोट बाई आर। ये मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों। दूसरी बात, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी होता है रेजोनेंस पे, ये तो हमने पढ़ ही लिया। रेजोनेंस कब होगी, जब सर्किट पे करंट मैक्सिमम होगी, और इसको करने के लिए एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी होता है। तो एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी। तीसरी बात, जब एक्सएल एक्सी इक्वल कर दोगे तो बेटा आर बचेगा, मतलब जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर। तो हम कहेंगे सर्किट प्योर रजिस्टिव है, मतलब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस का इफेक्ट है, एक्सी और एक्सएल का इफेक्ट एक दूसरे को नलीफाई कर रहा है। तो जब प्योर रजिस्टिव सर्किट है तो इसका मतलब बच्चों रेजिस्टेंस में तो फेज डिफरेंस होता ही नहीं, इसका मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 0। ये सब रेजोनेंस पे चल रहा है, ध्यान रखना, हर एलसीआर सर्किट की बात नहीं है, सिर्फ ऐसे सर्किट की बात करेंगे जिसमें करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए, यानी रेजोनेंस की कंडीशन हो। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी तो होता ही है, अगर इसको दोनों तरफ करंट से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाता है वोल्टेज अक्रॉस एल एंड दिस वोल्टेज अक्रॉस सी। तो रेजोनेंस पे वोल्टेज अक्रॉस एल और वोल्टेज अक्रॉस सी जो होता है वो इक्वल होगा, लेकिन याद रखो बेटा दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 180 का रहेगा। फेजर डायग्राम में अभी हमने देखा था, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने अभी ड्राइव किया है, वो इतना होता है। पावर फैक्टर एक टर्म है, पावर फैक्टर इक्वल्स टू कोस फाई। जब हमने कह दिया फाई 0 तो कोस 0 मैक्सिमम 1 होता है, तो इसका मतलब रेजोनेंस पे पावर फैक्टर मैक्सिमम हो जाता है। पावर का फॉर्मूला होता है वीआरएमएस आईआरएमएस कोस फाई। जब कोस फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो गई 1 हो गई तो पावर भी मैक्सिमम आएगी, लेकिन रेजोनेंस पे। एक टर्म और होती है वोल्टलेस करंट। वोल्टलेस करंट का फॉर्मूला क्या है, आईआरएमएस साइन फाई। साइन फाई मतलब साइन 0, साइन 0 0 होता है, इसलिए वोल्टलेस करंट रेजोनेंस पे 0 होगी। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, पावर इन एसी सर्किट। तो पहले सिंगल एलिमेंट के लिए देख लेते हैं। अगर किसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है तो उसमें पावर कंजम्पशन कितना होगा एसी सर्किट में। तो मान लीजिए हमने वोल्टेज लगाई बेटा V इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी। तो क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है, तो बेटा करंट की इक्वेशन भी ऐसी बनेगी साइन ओमेगा टी, क्योंकि दोनों का फेज सेम रहेगा। तो इस टी टाइम पे, जिस टाइम पे वोल्टेज इतनी है और करंट इतनी है, उस वक्त उसमें कितनी पावर होगी उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस पावर, बिकॉज दैट पावर इज एट टाइम स्मॉल टी। तो पावर इज इक्वल्स टू वी आई, और वी और आई हम ये वाला रखेंगे। यहां से हमने वी नोट आई नोट अलग कर लिया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को फिर से तोड़ दिया,
फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया बेटा, लेकिन पावर होती है डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी टी। अगर हमें एक कंप्लीट साइकिल के लिए वर्क डन निकालना है तो वर्क डन इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी। टी क्या है? कैपिटल टी, इट इज द टाइम इन वन कंप्लीट साइकिल। तो पी हमने यहां से पुट कर दिया बेटा, वी नोट आई नोट बाई 2 आ जाएगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी। 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी का फिर से इंटीग्रेशन करो तो क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन टी और कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बेटा साइन 2 ओमेगा टी एंड डिवाइडेड बाई इसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो 2 ओमेगा नीचे आ गया। 0 टू टी, पहले टी की वैल्यू इस टी में रखो और माइनस करके फिर 0 की वैल्यू टी की जगह रखो, तो इस तरह से आ जाएगा। अब देखो यहां पर ये सारी टर्म्स 0 आएंगी, एक ये बचेगा टी, तो ये वी नोट आई नोट बाई 2 इंटू टी बचा। ये है वर्क डन इन वन कंप्लीट साइकिल। अगर एक कंप्लीट साइकिल में पावर निकालनी है तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, तो पावर हमारी इतनी है और एक कंप्लीट साइकिल का टाइम कैपिटल टी, उससे डिवाइड कर दो तो हमारा पावर आ जाता है वी आर एम एस आई आर एम एस। तो बेटा प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो पावर होगी, पावर इज इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। जैसे आप डीसी सर्किट में निकालते हो, डीसी सर्किट में पावर क्या होती है? वी इंटू आई। यहां पर V की जगह VRMS और I की जगह IRMS। दूसरा देखते हैं बेटा, पावर कंजम्पशन इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटेंस में करंट लैग करती है बच्चों, कैपेसिटेंस में करंट, सॉरी लैग नहीं, लीड करती है। कितना? पाई बाई 2। अगर हम वोल्टेज की इक्वेशन ये मान लें तो बेटा करंट के लिए हमें ओमेगा पाई बाई 2 आगे जाना पड़ेगा। इसका फेज ओमेगा टी है तो इसका फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होगा, तो ये करंट की इक्वेशन हो गई। हमें इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है तो पावर इज इक्वल्स टू वी आई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। हम देखते हैं बेटा अगर 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 ओमेगा टी का, हमने ये बना दिया। पावर होती है डी ओमेगा बाई डी टी, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी टी को इधर ले जाओ, ये बन गया। अगर वर्क डन इन वन कंप्लीट साइकिल निकालनी है बेटा तो फिर हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी। फिर से वही किया हमने, तो इसको पूरे को इंटीग्रेट किया, ये वाली कांस्टेंट टर्म में बाहर ले ली, साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है। साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन इज माइनस कोस 2 ओमेगा टी, ये फॉर्मूला है। डिवाइडेड बाई, क्योंकि इस 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना है तो 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन 2 ओमेगा आएगा, ये हमने नीचे लिख दिया। 0 टू टी, अब जहां भी स्मॉल टी आ रहा है वहां पे पहले कैपिटल टी रखो, फिर माइनस करके फिर स्मॉल टी रखो, तो हमने वही किया। ओमेगा को भी तोड़ लिया 2 पाई अपॉन टी, इससे ये कट गया, ये बचा कोस 4 पाई। कोस 4 पाई होता 1, कोस 0 भी 1, तो 1 माइनस 1 इज 0, इसलिए वर्क डन आएगा 0। तो पावर कंजम्पशन इन वन कंप्लीट साइकिल इज वर्क अपॉन टाइम, तो पावर आएगा बेटा 0। ऐसे ही आप लोग पावर कंजम्पशन इज प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए भी कर सकते हैं बेटा, वहां भी फेज डिफरेंस पाई बाई 2 ही होगा, लेकिन करंट की इक्वेशन क्या होगी? I इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और आप देखेंगे बिल्कुल सेम इसी तरह से डेरिवेशन चलेगा और फाइनली पावर उसमें भी 0 आएगी। तो पावर कंजम्पशन इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज 0, लेकिन रेजिस्टेंस में होती है और उसका फॉर्मूला है वी पावर इज इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो बच्चों अभी हमने डिस्कस करना है पावर इन एलसीआर सर्किट, ऐसा सर्किट जिसमें तीनों कॉम्बिनेशंस लगे हों, एलबी, सीबी और आरबी, तो उसमें हम पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए डेरिवेशन है ये बेटा। हम लोग जानते हैं एलसीआर सर्किट में जो फेज डिफरेंस है वो डिफाइन नहीं होता, वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है वैल्यूज़ पे, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे। तो अगर हम उसमें वोल्टेज V इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी मान लें और करंट को मान लें कि करंट वोल्टेज से कुछ लीड कर रही है एंगल फाई, तो करंट की इक्वेशन होगी I इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकालोगे, इंस्टेंटेनियस पावर डी डब्ल्यू बाई डी टी, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, V इंटू आई होता है तो V इंटू आई। यहां से बेटा ये जो साइन ओमेगा टी प्लस फाई है इसको खोल दिया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ऑपरेशन ही है, मैथमेटिकल ऑपरेशन ज़्यादा है इसलिए लंबा लग रहा है, बाकी इसमें कुछ है नहीं खास। तो आप देखेंगे बेटा यहाँ से साइन ओमेगा टी कोस फाई इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको सेपरेट टर्म बना लिया और इसके साथ वी नोट आई नोट को मल्टीप्लाई करके हमने एक सेपरेट टर्म बना लिया। हम यहाँ से डी डब्ल्यू बाई डी टी था, डी टी को उठा के इधर ले गए, तो एक टर्म तो बेटा ये बन गई और दूसरी टर्म बन गई हमारी ये। अगर हम वन कंप्लीट साइकिल के लिए वर्क डन निकालना चाहते हैं
तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए मतलब 0 टू कैपिटल टी, इसको इंटीग्रेट करो, ऐसे 0 टू टी इस वाली टर्म को इंटीग्रेट करो। हम देखते हैं यहाँ पे वी नोट आई नोट कोस फाई बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को तोड़ के 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है। और यहाँ पर बेटा साइन 2 ओमेगा टी है, तो सिर्फ इसका इंटीग्रेट करेंगे, ये सारा कांस्टेंट बाहर आ गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी माइनस कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी, और ये 2 तो मैंने पहले ही बाहर ले लिया है, तो इसका हो गया साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई इसका डिफ्रेंसिएशन यानी 2 ओमेगा, 0 टू टी, साथ में साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन 2 ओमेगा, 0 से टी तक। इसके बाद यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दो जैसा अभी मैंने पहले डेरिवेशंस में किया है, और आप देखेंगे बेटा इस पूरे की जो ये है इंटीग्रेशन है वो टी आएगा। इसी तरह से इस पूरे का इंटीग्रेशन 0 आएगा। हमने वैल्यू पुट की तो यहाँ से वी नोट आई नोट बाई 2 कोस फाई इंटू टी आया, वी नोट आई नोट बाई 2 कोस फाई इंटू टी, बाकी ये टर्म पूरा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो इसको वी नोट बाई रूट 2 कर दो, आई नोट बाई रूट 2 कर दो, कोस फाई इंटू टी, तो वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई इंटू टी आ गया बच्चों। यह है वर्क डन इन वन कंप्लीट साइकिल। अगर मुझे पावर कंजम्पशन निकालना है एक कंप्लीट साइकिल में, तो वर्क डन अपॉन एक कंप्लीट साइकिल का टाइम, तो ये वाला जो टी है ये इसके साथ कट जाएगा, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कोस फाई। तो बेटा पावर आती है हमारी वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। तो पावर इस बात पे भी डिपेंड करती है कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। इस टर्म को देखेंगे तो एक्चुअली ये पावर जो है दिस इज रियल पावर, रियल पावर, और वी आर एम एस आई आर एम एस दैट इज एपरेंट पावर, और ये जो कोस फाई है दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर, दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर।